नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज 8वीं क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अपने यहाँ पर कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। साथ में ही मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन हैं अपने उनका हम लोग फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे और कुछ हम लोग सीधी सीधी ट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे ताकि हम लोग प्रश्नों को आसानी से उत्तर हम लोग निकाल पाए। बिना किसी देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है अपने पास में -5/3 भाग 2 का मान होगा। तो हम सब लोग इस उत्तर को निकालने में समर्थ होंगे और जैसे हम लोग निकालें इसका उत्तर, तो अपने पास में देखो यहाँ से सबको पता है जब भी बीच में भाग का चिन्ह होता है तो उसको गुणा में चेंज करने के लिए पीछे वाली संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा सा अगर मैं पूरा बताऊं तो -5/3 में भाग किसका देना है, 2/5 का। और हम लोग सीधा सीधा जानते हैं सर, पास का पास से गुणा, दूर का दूर से गुणा, होगा क्या -5/3 के अंदर 5 मतलब दूर का दूर से 5 तो किससे गुणा होगा, -5 से, ठीक है। और 2 किससे गुणा हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। इसका मतलब कितना गया, -25/6, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए अपने प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। या फिर सीधा सीधा जो मैं कह रहा था ना कि हम लोग क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देंगे। इसका -5/3 जैसा और भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज कर दिया, 5 क्या कर देंगे 2, 5 मुझे 25, माइनस का 25 और बटे में कितना जाएगा, 3 दूनी 6 रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो 3x बराबर किसके है, 21 के बराबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग क्या ट्रिक के माध्यम से हम लोग ऐसा कहते हैं कि 3 के भाग इधर चला जाएगा, ऐसा जाता नहीं है, वास्तव में होता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, ट्रिक से हम लोग उसको निकाल रहे हैं, ना कि वो नियम होता है। नियम तो ये कहता है कि 3x बराबर 21 है तो दोनों तरफ आप किसका भाग दें, 3 का भाग दें। तो 3 से 3 तो भाग गया तो एक बार जाएगा, 21 का भाग कितनी बार है, 7 बार। इसका मतलब x से कम x और 7 जैसा का जैसा, इसका मतलब x का मान कितना आ गया अपने पास में, 7 आ गया। लेकिन ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, 3 7 21 काट देते हैं। ठीक है, फिर भी उत्तर तो x का मान वही आएगा, लेकिन ये क्या एक प्रकार की ट्रिक है, ना कि हम लोग मैथ का एक प्रकार का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ध्यान दे चलो, आयत का प्रत्येक कोण होता है तो सबको पता है। चलो हम लोग कुछ साथ साथ में और जो बाकी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपको सबको दिखाई दे रहा है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो सबको पता है सर आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से वर्ग का प्रत्येक कोण भी कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो आगे देखो, अब तो 60 डिग्री किसका होता है, 60 डिग्री प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज का। आगे देखो 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो सबको पता है कि गुरुजी 81 का वर्गमूल होता है 9। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता, 81 का वर्ग कितना होगा, 81 का वर्ग कितना होगा, जबकि यहाँ पर क्या है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट। और अपने को क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट तो कितना जाएगा, 9। लेकिन 81 के वर्ग के बारे में बात करें तो फिर क्या करेंगे हम लोग, 81 गुणा 81 निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा क्या ध्यान देने की बात है कि मुझे सवाल में क्या कहा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 7 की घन संख्या है। इसका मतलब संख्या 7 की घन संख्या, इसका मतलब सीधा सीधा 7 का घन। और सब बच्चों को पता होगा सर 7 का घन का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि सर घन का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। कितनी बार गुणा करना, 3 बार गुणा। तो यहां से हम लोग बात करें 7 का 7 से गुणा 49 होता है, 49 का 7 से गुणा शायद 243 होता है। कितना होता है, सॉरी नहीं 343 होगा। देखो 7 नाम 63 का 3 हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने होंगे 34 का उत्तर कितना आ गया 343 आ गया। और वैसे
हम क्लास में कई बार आपको बता चुके कि याद होना चाहिए चीज, ठीक है ना। कम से कम 20 तक के अपने को घन और 30 तक के वर्ग तो मुंह जबानी अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को कोशिश करनी है। तो अपने उत्तर कितना आ जाएगा 343, ताकि समय कम लगे। 200 का 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने का 200 का 20%। तो हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि सर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 200 का तो 200 रहने देंगे। और का मतलब क्या होता है सर, का मतलब होता है गुणा। और किससे गुणा करना है 20 से। किससे गुणा करना है 20। और जैसे ही 20 से गुणा करके प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब नीचे कितना लगेगा, प्रतिशत को हटाने का मतलब है नीचे भाग में क्या आएगा 100 आएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 20 दूनी कितने हो गए 40 हो गया। और उत्तर नंबर से अपने प्रश्न का क्या रहेगा जवाब रहने वाला है। आशा करता हूं कि आपको शायद जो सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द्विपदीय व्यंजक है, कौन सा व्यंजक पूछा साहब द्विपदीय। तो देखो जिसमें 2 पद है वही क्या है द्विपदीय व्यंजक होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सबसे पहले सर, 2 गुणा में कोई भी पद एक होता 2 नहीं होगा। ये तो अकेला ही बैठा है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये भी अकेला बैठा है तो ये तो वैसे ही द्विपद नहीं होगा। सोचने के बारे में इन दोनों के बारे में जरूरत है। लेकिन इसकी बात करें गुणा में द्विपद नहीं होता। इसका मतलब एक बार ध्यान रखना, यदि बीच के अंदर, यदि संख्याओं के बीच में ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं, बीच में यदि कितना साइन हो एक चिन्ह हो, कितना चिन्ह हो एक चिन्ह, तो उसमें पद कितने होंगे 2 होंगे, याद रखना। बीच में यदि 2 चिन्ह हो तो पद कितने हो जाएंगे 3। बीच में 3 चिन्ह आए प्लस माइनस के, चिन्ह का मतलब प्लस माइनस, चिन्ह का मतलब सीधी सी बात है प्लस और माइनस का। यदि बीच में प्लस माइनस केवल एक जगह आ रहा है इसका मतलब 2 पद होंगे। प्लस माइनस अगर 2 जगह आ रहे हैं तो 3 पद होंगे। प्लस माइनस 3 आ रहे हैं तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसका मतलब पदों की संख्या चिन्ह से क्या होगी 1 ज्यादा होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। को लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले सर यदि हम लोग माइनस की घात को यदि हम लोग नीचे लाते हैं तो सबको पता है गुरुजी प्लस की होगी। किसकी होगी ये प्लस की होने वाली है। और माइनस की घात को नीचे लाते हैं तो प्लस की होगी। इसका मतलब हम लोग इसके उत्तर की हम लोग बात करें तो देखिए उत्तर 23 और बट्टे में कौन आएगा 10 की घात 5 प्लस का। सबको नियम का पता है कि जब की घात कोई ऊपर होती तो नीचे, अगर माइनस में है ऊपर तो नीचे प्लस में आएगी, ऊपर प्लस में नीचे किस में आएगी माइनस में आएगी। अब 23 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हो गया 5 लाख हो गया। और सबको पता है सर 5 छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, तो ये 23 और आगे 5 संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब कितना हो गया 0.0023। तो शायद इसका जो उत्तर है वो अपना शायद ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का क्या रहने वाला है उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलो सारे प्रश्नों के जवाब आपको पसंद आए होंगे, अच्छी प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। नए क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। सब बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा। मैं आपके क्वेश्चनों का इंतजार करूंगा, आपके जवाब का, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करें। क्या है गुणधर्म का नाम? गुणात्मक तत्समय। क्या होगा इसका गुणात्मक तत्समक।
क्या होगा, गुणात्मक तत्समूह का इस गुणधर्म का नाम। देखो एक से तत्समूह का एक से गुणा हो रहा है और आगे पीछे गुणधर्म नियम लागू कर दिया उसने, उधर से गुणा करो या इधर से गुणा करो, ठीक है। तो क्रम विनिमय भी है इसमें। कौन सा नियम है यहाँ पर, एक दूसरा काम क्रम विनिमय भी लग रही है क्रम विनिमय, सीधा सीधा क्या हो जाए, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक क्रम विनिमय पूरा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण को हल कीजिए और सबको पता सर 5x + 9 बराबर 5 बराबर 3x, इसको इधर भेजेंगे तो 5x माइनस में 3 आ जाएगा और 9 प्लस में किस में जाएगा, माइनस। तो 5 में से कितना घट जाएगा, 9 घट जाएगा। 5x में से 3x गया तो कितने बचेगा, यहाँ से 2x बचने वाला है और -9 में से 5 गया तो -4 बचेगा। तो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। मैं पहले कह रहा हूँ ये मैथमेटिक्स ने केवल ट्रिक है ताकि अपना उत्तर आसानी से अपन लोग प्राप्त कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्न संख्याओं में प्रत्येक के घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और जब भी ऐसा कोई बात होती है तो घन के बारे में बात कर रहा है, सवाल किसके बारे में बात कर रहा है, घन के बारे में। तो हम लोग घन के हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्रीट करने वाले हैं, घन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। इसका मतलब जब भी कोई संख्या मतलब 149 का घन, कुछ मत करो, इकाई अंक की जब भी सवाल बात करे तो इसका मतलब उस संख्या का भी क्या उठा लो, इकाई अंक उठा लो। और 9 का क्यूब सबको पता है सर 729 होता है। कितना होता है, 729। तो इकाई अंक कितना हो गया सर, इकाई अंक हो गया 9। कितना हो गया, 9। तो यहां से जो इकाई अंक कितना बनेगा, वो 9 बनेगा, ठीक है। इकाई अंक कितने बनने वाला, घन का इकाई अंक क्या बनने वाला है, 9 बनने वाला है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें 1005 के बारे में। तो अपने को क्या लेना है, केवल अपने को क्या लेना है, केवल 5 का घन। और 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। और 125 में मुझे जो इकाई अंक मिला वो कितना मिला, केवल 5 मिला। कितना मिला, 5। तो अपने प्रश्न का उत्तर भी क्या रहेगा, 5 ही रहने वाला है। समझ में, आशा करता हूँ समझ में सबके आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद बहुत आसान रहेगा। गीता की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 880 रुपये खर्च होते हैं और सोन की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 770 रुपये खर्च होते हैं। दोनों के खर्चों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके समझ में आ रहा होगा, जो प्रश्न का उत्तर पूछा, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, गीता बटे किसका खर्च, गीता का खर्च, ठीक है। और साथ में नीचे किसका खर्च हो जाएगा, सोहन का खर्च, सोहन का खर्च। और सब लोग हम लोग आसानी से उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। सर इसका है 880 रुपये और इसका है अपने पास में 770 रुपये। 0 से 0 गया, इसका मतलब 88 बटे कितना बच गया, 77। और शायद दोनों में 11 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 11 का। तो 11 से काटने पर 11 7 77, 11 8 88। तो अपने को उत्तर किस में देना है, उत्तर देना अपने को अनुपात में। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 8:7 अपने प्रश्न का क्या रहने वाला है, उत्तर रहने वाला है, जो कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों को पढ़कर असत्य और सत्य में उपयुक्त का चिन्ह लगाइए। तो बताओ, क्या 7 की घात -2 का मान 9 हो सकता है क्या, नहीं होगा। गुरुजी इसको तो मैं 1/7 की घात 2 ले सकता हूँ, 1/49, जो कि 9 नहीं है। इसका मतलब ये उत्तर क्या होगा, असत्य। क्रॉस नहीं लगाना है, अपने को क्या लगाना है, चिन्ह लगाना, ठीक है। असत्य का मानक रूप ये होगा क्या, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ से 3 इधर बढ़ाया तो 3 बढ़ाने पर पॉइंट लग गए यहाँ पे, ठीक है। और 10 की घात -3, वेरी गुड, सत्य के ये क्या है, यहाँ पर सत्य है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ का मान 3
3 प्लस का माइनस की 7, तो आपको पता है आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो यहाँ से 7 में से 3 गया तो माइनस का 4, तो ये भी क्या है बताओ, सत्य क्वेश्चन है। अब तो आगे देखो स्टेटमेंट है। अब देखो ऊपर घात किसकी है, माइनस की, और अंदर है a बटा b ब्रैकेट में। सबको पता है कि सर हम लोग क्या करेंगे, संख्या को अगर उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अंश को नीचे और हर को क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस में बन जाता है। तो ये भी क्या अपना सत्य होने वाला है। नेक्स्ट अपन लोग प्रश्न की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी आयत होते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ लेता सभी वर्ग होते हैं वो सम चतुर्भुज होंगे। ठीक है, अब देखो वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चलो देखो इसके बाद समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किसी समबाहुभुज में कम से कम अंश का अंतः कोण संभव है, वो अंश का जो अंतः कोण कितना होगा, 90 डिग्री संभव होने होगा। चले नेक्स्ट हम लोग 15वें क्वेश्चन की बात करें। बहुत आसान प्रश्न है, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। होगा क्या, इससे ज्यादा होने वाला क्या है, केवल और केवल इन सवालों के अंदर जो होगा वो संख्या चेंज करके अपना जवाब मिल सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, संख्या चेंज करके क्वेश्चन आएगा। देखो यहां से अब देखो गुणा है तो गुणा कर लो, दो संख्या का संख्या के साथ गुणा होता है, चरराशि का चरराशि के साथ गुणा होगा, तो 4 दूनी 8 और 8 छिकी 48, तो शायद 48 तो मुझे इसी क्वेश्चन में दिख रहा है, PQR साथ में। इसका मतलब पहला बताओ किसके साथ मिलाएंगे, डी वाले चौथे के साथ में। ए किसके साथ मिलाएंगे, डी के साथ में। तो ए का जो संबंध है वो किसके साथ संबंध है, वो चौथे ऑप्शन के साथ क्या संबंध है। चलो नेक्स्ट बात करें। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो गुणा होगा तो x का स्क्वायर, और x का 2 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 2x। कौन से ऑप्शन में, तीसरे में। तो दूसरे को बताओ किससे मिलाएंगे, तीसरे से। इसका मतलब जो b है वो किसके साथ रहेगा, b रहेगा तीसरे के साथ में। आगे देखो इसी प्रकार इसको भी गुणा कर लें तो 4PQR और 4PQR तो शायद एक ही ऑप्शन में ए में, इसी प्रकार PQR तो PQR रह जाएगा। तो यहां से बताओ सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन किसके साथ है बताओ, ये है फर्स्ट ऑप्शन के साथ में। ठीक है, फर्स्ट के साथ में। आगे देखो S का T से मल्टीप्लाई, फिर S का R से मल्टीप्लाई, S का S से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। तो ये किसके साथ रहा, दूसरा। तो चौथा जो ऑप्शन है D वो किसके साथ रहेगा, चौथा अपने रहेगा दूसरे के साथ में। और बहुत आसानी से हम लोगों ने क्या निकाला, इसके उत्तर निकाल लिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, दोबारा मैं रिपीटेशन कर रहा हूं, केवल और केवल संख्या चेंज करके आएंगे, चरराशि के मान चेंज करके सवाल आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं, कंसेप्ट सेम टू सेम लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग घबराएं नहीं। जब एक पासे को उछाला जाता है, वेरी गुड, उछाल लेंगे एक पासे को, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और सबको पता है सर, एक जब पासा उछालेंगे पासे पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे 6। उनकी जो प्रतिदर समष्टि होगी S का मान वो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। सबसे पहले प्रायिकता पूछा, अब चले प्रायिकता तो पूछा, लेकिन प्रायिकता का सूत्र पता होना चाहिए। तो सबको पता होगा सब, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये किसका सूत्र है, प्रायिकता का सूत्र है। सबसे पहले प्रायिकता ऑफ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो सबको पता है गुरुजी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इन 6 में से ढूंढना है। तो अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन सी है, 2 3 और 5 कौन सी है, अभाज्य है। और बताओ यहां से अपन देखें, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के बीच
स्थित संख्या तो बताओ कौन कौन सी है? 2 व 6 के बीच, 2 व 6 के बीच तो 3, 4 और 5। ठीक है, ये अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं, बताओ ये किसके अनुकूल परिणाम। इसके अलावा एक विषम संख्या, तो कुल मिला के बताओ कितनी विषम संख्या है? 1, 3 और 5, सभी क्या विषम। तो ये अनुकूल परिणाम है। ये क्या है बताओ? ये घटनाओं के अनुकूल परिणाम है। तो यहां से कर दे हम लोग, क्या बताओ? घटनाओं के अनुकूल परिणाम। तो ये सारे के सारे क्या है? घटनाओं के अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम। चलो, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम भी कितने? 3। 2 और 6 के बीच अनुकूल परिणाम 3, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम 3। तो प्रायिकता आ जाएगी क्या? अभाज्य अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो 1/2। उत्तर कितना आएगा? 1/2। प्रायिकता ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 2 और 6 के बीच स्थित, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, कोई संख्या, इसका मतलब कितना हुआ? कुल टोटल सर आपके पास में दिखाई दे रहा है, कुल टोटल परिणाम 6, उसमें से 3 तो 1/2 उत्तर आ गया। इसी प्रकार प्रायिकता ऑफ किया पूछा है एक विषम संख्या और सबको दिखाई दे रहा है कि सर कुल जो परिणाम है वो कितने हैं? 6, उसमें से विषम कितनी है? 3 है। तो कुल मिला के कितना आ गया? 1/2 क्या रहेगा? अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलो नेक्स्ट अपन लोग प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे बताने से पहले मुझे आप सभी के उत्तर की मुझे आशा रहेगी कि आप सब इसका उत्तर भेजेंगे। फटाफट इसका उत्तर निकाल के मुझे बताओ। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, उसका क्या दे रखा? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो सर होता है a², और a² किसके बराबर है? 441 के बराबर। तो सब गैस करो, सबसे पहले a का मान निकालना है, इसका मतलब स्क्वायर किसमें जाएगा? वर्गमूल में। तो सब बताओ 441 किसका वर्गमूल होता है? जल्दी बताएं सभी विद्यार्थी, 441 किसका वर्गमूल होता है? सब बच्चे बोलेंगे 441 किसका वर्गमूल होता है? तो सबका पता होगा सर 441 अपने पास में किसका वर्गमूल होगा? 21 का वर्गमूल होगा। किसका होगा? 21 का। इसका मतलब जो वर्ग की भुजा है वो कितनी आ गई? 21 मीटर अपने पास में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें। यहां से दिखाई दे रहा है अपने को अच्छी प्रकार से AB और DC एक दूसरे के समांतर है, तो हम लोगों को कोण C का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? कोण C का। पता है सर, दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं सीधी सीधी यहाँ पर कोण C की बात कर लेता हूँ। तो कोण C को और कोण B को हम लोग जोड़ेंगे तो सर 180 डिग्री के बराबर आएगा। कंसेप्ट क्या है? दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ से कोण C का मान तो ज्ञात करना है सर, B का मान 120 डिग्री दे रखा सवाल में, 180 है C, उधर भेजेंगे तो कोण C बराबर अपना आ गया 180 माइनस 120 डिग्री। तो कुल मिला के कोण C का मान कितना आ गया? 60 आ गया। आया नहीं आया? आ गया सबके? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल, अच्छा दूसरा पेपर आ गया, कोई बात नहीं, दूसरे पेपर को सोल्व कर लेंगे। निम्न में से कौन सा नियम है? ए गुणा ब्रैकेट बी प्लस, तो ये शायद गुणन साचरी है। ये क्या है? गुणन साचरी है। क्रम विनिमय केवल दो संख्याओं में पालन होगा। क्रम विनिमय क्या होगा? क्या दो संख्याओं में क्या होगा? क्रम विनिमय। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये क्रम विनिमय का नियम है। ठीक है, किसका नियम है? क्रम। तो यहाँ पर जो तीन संख्याओं में जो लगने वाला जो नियम है इस प्रकार से, इस नियम का क्या नाम बताओ? गुणधर्म का नाम क्या है? साचरीय गुणधर्म है। ठीक है, गुणन साचरीय। अब देखो चलो नेक्स्ट प्रश्न।
अच्छे प्रकार से आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो सर फटाफट से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साहब इसको इधर भेज दे सबसे पहले तो 4m बराबर माइनस प्लस में जाएगा तो 10 में कौन आके जुड़ेगा 2, तो 4m बराबर कितना 10 में जोड़ दो 12। और ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं है ये याद रखना। 4 का भाग तो 12 में कितनी बार गया 3 बार, तो m का मान कितना आ गया 3 आ गया। बहुत अच्छी, बहुत आसानी से, बहुत प्यारा सा अपना उत्तर निकल करके आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें। देखिए बच्चों, 3 भुजाओं वाले समबहुभुज को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है सर 3 भुजाओं वाले समबहुभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं वाले समबहुभुज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और आमने सामने एक आयत होता है और जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, ऐसी 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। 49 का वर्गमूल, फिर याद रखना वर्गमूल पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है। इसका मतलब गुरुजी 7 गुणा 7 क्या होता है? 49 का मतलब 7, इसका मतलब 7 का वर्ग 49 और 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। तो इस सब को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, संख्या 512 का घनमूल, घन नहीं घनमूल, 512 का घनमूल, इसका मतलब सर 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका मतलब 8 का घन 512, 512 का घनमूल 8 होगा। ठीक है, तो इस सब को मैंने याद करने के लिए कह दिया था मैंने सबको कि सब बच्चे कम से कम 20 तक के तुम लोगों को घन याद करने और 30 तक के वर्ग ज्ञात करने हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें, x का 25% 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सा और कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। x का 25% किसके बराबर है? 100 का। तो सबको पता सर x का और का मतलब क्या होता है गुरुजी? गुणा होता है। और 25 का 25 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे बटे में क्या आएगा? 100 आने वाला है। अब देखो बराबर में कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। गुणा में है, किस में है? सॉरी भाग में, तो किस में भेज दो? गुणा में। तो x गुणा 25 बराबर 100 गुणा कितना आ गया? 100। और ये 25 किस में बताओ? गुणा में, तो किस में जाएगा? भाग में। तो सर x बराबर 100 गुणा 100 बटे में कितना आ गया? 25। और सबको पता है सर 25 चौक कितने होते हैं? 100। और 100 का 4 से गुणा, गुरुजी 100 का 4 से गुणा 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। तो इसलिए फटाफट से अपना उत्तर क्या आ गया? 400। और ऑप्शन नंबर द अपने प्रश्न का क्या रहेगा? उत्तर रहने वाला है। चलो देखो, व्यंजक का गुणनफल होगा तो देखो 7 दूनी 14, इसका मतलब 14 कौन से में है? सर 14 तो इन दोनों में ही है। इसका मतलब ये और ये प्रश्न तो अपनी दौड़ से क्या हो गया? बाहर हो गया। दोनों ऑप्शन दौड़ से बाहर हो गए। अब देखो, और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? उत्तर प्लस का माइनस के साथ तो माइनस आने वाला है। और एक्स और वाई जैसा। अब बताओ गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो बच्चे लालो सबको पता है कि सर इसको गुणा करने पर वापस 1 मिलना चाहिए। प्रतिलोम का मतलब उस संख्या से वह संख्या बताओ जो गुणा करने पर 1 आए। इसका मतलब सर -1/3 घात -3 को यदि मैं प्लस की 3 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं? प्लस के 3 से, तो होगा क्या बताओ? यहां से 1/, आधार समान घातें जुड़ती है तो 0, और किसी भी संख्या का 0 का मतलब, और 1 में 1 का भाग देने पर 1 आएगा। इसका मतलब 3 की घात -3 सॉरी प्लस का 3 अपने प्रश्न का क्या रहने वाला है? उत्तर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें। शायद ऐसा आशा है कि आप लोग बोर तो नहीं हुए होंगे, ठीक है ना? और वैसे भी अगर आप हो भी जाओ बोर तो अपने एग्जाम की दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बोर होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलो देखो इधर, -3 से बड़ी, छोटी नहीं, -3 से बड़ी तो संख्या रेखा सब जानते हैं सर। ये होता है 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद ये 3, इधर -1, -2, माइनस का 3। तो सर हुआ क्या? सर हुआ इतना साक हुआ। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ कि -3 से बड़ी मतलब इधर जाने पर संख्याएं बढ़ती है और 0 के इधर जाने पर संख्याएं क्या होती है? घटती है। इसका मतलब -3 से बड़ी तो बहुत सारी संख्याएं हैं। तो गुरुजी
कोई सा भी लिख दो, -1 लिख दो, -2 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, वे संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और आप चाहो तो 1/2 भी तो -3 से तो बड़ा ही है। 5/20 भी तो, सॉरी 5/21 भी तो सर तो इससे बड़ा ही है। तो होतन में कौन सी संख्या है? सारी की सारी कौन सी परिमेय संख्याएं है। चलो नेक्स्ट बात करें, हल ज्ञात कीजिए। तो हल तो शायद आप लोग कर लेंगे, कई बार ऐसा प्रश्न आ गया, ये x इधर है तो इधर भेजो, तो x में x आगे जुड़ेगा और इक्रान में प्लस का बैठा हुआ है, और ये इधर आएगा तो प्लस का आएगा, तो इक्रान में 65 जोड़ना है। तो शायद सब बच्चे उत्तर देंगे x और x मिला के 2x हो गया, और 65 के अंदर इक्रान जोड़े हुए, तो 1 और 5 का 6, 1 और 5 6 हो गया ना। अब देखो इसी प्रकार 9 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं? 15 आते हैं। नोट से 15 हो गए, 2 का भाग देंगे तो x बराबर 156 में 2 का भाग देने पर 2 7 कितना बन गया? 14। बचे कितने? 1 2 8 16। इसका मतलब उत्तर कितना आ गया? 78 आ गया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देख लेना आप भी, है ना, हो सकता है कभी कभी अपन दिमाग से निकल जाए। जांच कीजिए कि संख्या एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो एक बात सब याद रखना कि जिसके पीछे अगर विषम जीरो कौन से हैं? विषम संख्या के रूप में। जीरो कौन से बताओ? विषम संख्या के रूप में। तो वो कभी भी चलो पूर्ण घन की बात करें अपन लोग, तो पूर्ण घन में देखो, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़े बना लेंगे। 125 और ये 0 है, तो इसमें 2 2 का भाग दें, बहुत लंबा प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको यहां से हम लोग इसको जांच करने के बाद ऐसा कर लेते हैं सर, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं 125 गुणा 1000 कर लें क्या? 125 को सबको पता है सर 5 का घन होगा, 1000 सर 10 का घन होगा। और सर मुझे घन निकालना है, इसका मतलब हम लोग क्या निकालना? घन, पूर्ण घन संख्या है या नहीं ये तो बताना है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि 5 गुणा 10 3 3, और घन का मतलब सीधा सीधा 1/3। ठीक है, तो शायद ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, तो 5 गुणा 10 की घात कितनी में? 3, और ऊपर 1/3, पहले 3 से 3 गया, तो 5 गुणा 10 कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 50। तो आपको पता होगा 50 का जो घन है वो कितना होगा? 1,25,000 के आस होगा, और जो इसका जो घन मूल है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो इधर आगे। राम 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा सफर करता है, तो 1 घंटे में दूरी सफर करेगा। सबको पता है सर 5 हावर में कितनी दूरी तय कर रहा है? 250। 5 हावर में तय दूरी कितनी है? 5 हावर में तय दूरी कितनी है? तो तय दूरी है सर 250 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछा 1 हावर में मतलब 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में तय दूरी। तो इधर बताओ क्या कर देंगे? 250 में हम लोग 5 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 5 पंजो 25। इसका मतलब 50 किलोमीटर क्या करेगा? 1 घंटे में दूरी तय करेगा। बात आगे समझ में? भाई सर 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की चर्चा करें, तो अपने को सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो देखो सबको पता है सर, गुणा की संक्रिया हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। 10 की घात -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? क्या गुणात्मक प्रतिलोम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी क्या अपना सत्य है। का मानक रूप, तो 1 2 3 4 5 6 7 और पूरी हटा दिया, तो 10 की घात -7 आना चाहिए, तो माइनस का चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? असत्य रहेगा। 9 का मान 9 है क्या?
तो देखो सर इसका मान प्लस का 9 तो नहीं होगा, कारण क्या है, ऊपर से घात नीचे लाओ तो -3 की घात 2, तो 1/9। उत्तर क्या रहेगा 1/9। तो ये क्या बताओ असत्य है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन लोग प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास में क्या है, बोलो गुरु जी। कुछ रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान है तो हम लोग उसको करेंगे। रिक्त स्थान है तो कहाँ जाएंगे। अब देखो एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 130 डिग्री, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो सर कुल टोटल 180, 180 में से 130 आएगा, दो कोणों का योग है तो 0 13 में 12, तो कुछ मिला कितना बचेगा 50 डिग्री। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा 50 डिग्री रहेगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत नहीं काटते, समद्विभाजित करते हैं। चार समकोण किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो एक वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, और आयत के भी सभी कोण कितने होंगे 90 डिग्री। अब देखो मिलान करना है तो मैं पहले की तरह लिखूंगा नहीं, केवल मिलाऊंगा, आप मिलाते रहना। ध्यान दो इधर, 7 चौक 28 किसके माइनस का 28 कौन से ऑप्शन में, बी में, तो हो गया। और साथ में पी का पी से गुणा पी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू का क्यू रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया होगा। अब देखो इसी प्रकार से कुछ त्रुटि है क्या सवाल में, कुछ त्रुटि है क्या सवाल में। ये अच्छा ये एक्स वाई गलती से लिख रखा है इसने ना, हाँ तो ये एक्स वाई नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, लास्ट में एक्स वाई क्यों आएगा, जब गुणा ही नहीं होता एक्स वाई आएगा क्यों। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो सर 0 आएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है 0, तो 0 हो गया। इसके बाद देखो सब गुणा में तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो 60 तो शायद संख्या के रूप में पहले में ही तो मिल जाएगा। इसके बाद देखो 3 चौक 12 और x और x का क्यूब, तो उत्तर नंबर सी। ठीक है, तो चौथा किसके साथ मिल जाएगा, तीसरे के साथ में। देखो इन प्रयोगों में आप परिमाण देखें और उन्हें लिखें। अब देखो पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना, दो सिक्कों की एक उछाल, परिणामों को लिखना है केवल। पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाएंगे तो कुल कितने आएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 परिणाम लिख दो। देखिए 5 में ए तो 2 बार सेम ही है, तो परिणाम तो लिखने हैं ना, तो ए बी सी और ये डी और वापस क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, तो दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम जो प्रतिशत समष्टि बनेगी वो देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और क्या आएगा टेल टेल, जो भी अपने प्रश्न का क्या रहने वाला उत्तर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखिए मुझे टाइम देखना तो कितना हो गया, सबसे पहले तो है चलो थोड़ा बहुत ना। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, ठीक है। पीटीआई के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं 500 ही तो अभी तक, और मुझे क्या करना है समान क्या रखना है, समान पंक्ति समान क्या रखने कॉलम रखने हैं। इसका मतलब कितने विद्यार्थी क्या जाएंगे बाहर जाएंगे। तो सबको पता है सर अपने को यहाँ से क्या लेना है कि इधर भी समान और इधर भी समान, इसका मतलब कॉलम और दोनों संख्या। इसका मतलब वर्ग के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे वर्ग के बारे में हम लोग क्या कर लेंगे बात कर लेंगे। और जब वर्ग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से सबको पता है सर 21 का वर्ग तो होगा कितना, सबको होता है 441 होता है। 22 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 22 का वर्ग कितना होता है जल्दी बोलो भाई 484। 22 का वर्ग कितना होगा 484। और जैसे ही मैं 23 का वर्ग करूंगा तो 23 का वर्ग तो कुछ 500 और कुछ 29 के आसपास आने वाला है। और 529 23 का 529 के आसपास देखे हम लोग करके देखते हैं। सबको याद करने के लिए कहा था, फिर भी हल कर लो आप लोग। 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 3 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 और 2 1 4 529 होगा।
और 500 गुणा 30 तो 500 से ज़्यादा हो गया, मुझे तो कम लेना है। इसका मतलब मुझे तो कहाँ तक जाना, 484 तक। इसका मतलब 22 गुणा 22 तो कितना हो गया, 400। इसका मतलब 22 तो क्या बढ़ेंगे रो, और 22 ही क्या बढ़ेंगे कॉलम। बच गए कितने विद्यार्थी, तो बाहर कितने विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा, तो 500 में से 484 घटा देंगे तो सर 16 विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ा, 16 विद्यार्थियों को यहां से बाहर जाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर आप भी क्या थोड़ा सा देखने में क्या थोड़ा सकते हैं कि यार इतनी लंबी क्लास को हम लोग कहाँ से देखें। ठीक है, तो अगले वाले हम लोग लेक्चर में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। जो भी प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और साथ ही मेरी आपसे आशा है कि अगर आपको अगर पसंद आता है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने जो साथी है उनको भी वीडियो शेयर करें, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो क्लास है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।